आज का टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टडी करने से पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक देखना पड़ेगा। वो टॉपिक है हमारा एरिया वेक्टर। तो आइए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। अगर हम बच्चों एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस टाइप से, मान लो कि जैसे आपका स्कूल का जो एंट्रेंस गेट है, जो आपका स्कूल का मेन गेट है, जिसमें जितने बच्चे पूरे दिन में एंटर करते हैं और जितने बच्चे उससे बाहर निकलते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक टाइप से क्या बोलोगे, स्टूडेंट्स का फ्लक्स बोलोगे। ठीक है, यानी एक तरीके से टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक तरीके से जो जितनी वैल्यू आएगी वो एक तरीके से क्या होगा, फ्लक्स होगा। उसी टाइप से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने कोई सरफेस इस टाइप से ठीक है रख रखा है, तो उस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। उस उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो तरीके से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। तो उसका जो बच्चों फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। आपका सरफेस छोटा है तो उसका एरिया भी छोटा होगा, तो उसमें से पास होने वाला फ्लक्स भी छोटा होगा। ठीक है, ये बच्चों फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और प्लस आपका जो आपने सरफेस ले रखा है वो क्या हो, प्लेन हो। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो और अगर आपका सरफेस भी क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, यानी सरफेस एक तरह से क्या हो, प्लेन नहीं हो। ठीक है, सरफेस प्लेन नहीं हो, तो उस कंडीशन में आपको इस फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोडक्ट्स डिस्कस करेंगे। आपका यहाँ तक फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, वो हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की जो जर्नी है उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज आपको पता चलेगा कि जो इंटीग्रेशन उसकी पावर क्या है। जिस टाइप से अगर मैं बात बताऊं बच्चों, जैसे मान लो कि ये है आपका एक तरीके से प्लेन सरफेस। तो इस प्लेन सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो उसकी वैल्यू इस फॉर्म में से आ जाएगी। लेकिन अगर इसको क्या कर दो, ऐसे मान लो इसको मोड़ दूं, ठीक है, मोड़ दूं तो इसका सरफेस प्लेन नहीं रहेगा, तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले आप एरिया वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो अगर एरिया वेक्टर की बात करें बच्चों, तो ये तो नॉर्मल से टॉपिक है। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है, सिंपल से टॉपिक है कि जैसे मान लो कि आपका जो टॉपिक है एरिया वेक्टर, ठीक है, इसका आपको बच्चों नोट्स में डिटेल हमने एक तरीके से इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रखी है। ठीक है, और खाली आपको टॉपिक देखना है नॉर्मल सा। तो मान लो कोई भी किसी भी टाइप का सरफेस ले लो आप, उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक फिक्स डायरेक्शन होगी। उस परपेंडिकुलर फिक्स डायरेक्शन को जो वेक्टर शो करता है उसी वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर बोलते हैं। जैसे मान लो कि अगर जो आपने ये सरफेस ले रखी है, इसका जो तरीके से टोटल एरिया है वो है डेल एस। ठीक है, टोटल एरिया कितना है, डेल एस है। तो इस सरफेस की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में एक वेक्टर आएगा। ठीक है, उसे हम किसे शो करेंगे, उसे शो करेंगे डेल्टा एस वेक्टर। और इस डेल्टा एस वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो एक तरीके से क्या होगी, वो होगी डेल्टा एस, यानी इसका मैग्नीट्यूड और एक फिक्स डायरेक्शन एन के। ठीक है, जो बच्चों एन कैप है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को शो करता है। तो जिस टाइप से अगर मैं बुक की हेल्प से समझने की कोशिश करें कि बच्चों ये आपका क्या है, एक प्लेन सरफेस है। ठीक है, इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर तो फिक्स डायरेक्शन है। आपका क्वेश्चन तो ये होता है बच्चों कि सर एरिया तो एरिया क्या होता है, एरिया स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन आप यहाँ पे बता रहे वेक्टर है। तो हम एक फिक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि कोई भी सरफेस है उसकी परपेंडिकुलर फिक्स डायरेक्शन होती है, तो उस परपेंडिकुलर फिक्स डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर बोलते हैं। और वो वेक्टर वो ही वेक्टर तरीके से क्या होता है, उसे जो आपने सरफेस ले रखी है उसके परपेंडिकुलर होता है और एरिया वेक्टर को शो करता है। तो ये बात है। अगर देखो जैसे मान लो ये है, ये परपेंडिकुलर फिक्स डायरेक्शन है, अगर ये ऐसा हो जाएगा तो ये भी फिक्स डायरेक्शन होगी, अगर ये ऐसा हो जाएगा तो भी फिक्स डायरेक्शन होगी। ठीक है, अगर ऐसा हो जाएगा तो भी फिक्स डायरेक्शन होगी ना, इसके परपेंडिकुलर फिक्स डायरेक्शन है और उस डायरेक्शन को शो करने वाला वेक्टर होता है एरिया वेक्टर, और उसको इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर आगे चले और भी अगर हम डायग्राम बनाओ तो बच्चों इस टाइप से बता सकते हो कि ये एक एरिया है और इसके परपेंडिकुलर एक फिक्स डायरेक्शन होगी, और उस फिक्स डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो होगा आपका एरिया वेक्टर। जैसे मान लो कि आप बोल दो कि इसका जो एरिया वो है ए है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो होगा एरिया वेक्टर। ठीक है, वो एरिया वेक्टर होगा, और एरिया वेक्टर वैल्यू कितनी होगी, आप ऐसे बोल सकते हो ए का मैग्नीट्यूड
और साथ में क्या बोल सकते हो, ए कैप बोल सकते हो। ठीक है, ए कैप बोल सकते हो, ये यूनिट वेक्टर है। या फिर आप यहाँ पे एन कैप भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एन कैप भी क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, जो एक तरीके से एरिया वेक्टर को ही शो कर रहा है। तो ये हमारा टॉपिक हुआ, कोई भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर जो भी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जो वेक्टर आता है वो एरिया वेक्टर होता है। ठीक है, उसकी वैल्यू हमने इस टाइप से निकाली। अब आते हैं हमारे टॉपिक पर। टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो हमने एक बात इसकी स्टडी तो कर ली, फिर और देखते देखो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ एनी सरफेस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग और डाइवर्जिंग नॉर्मली थ्रू दैट सरफेस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी एक ऐसा सरफेस है जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी पास कर रही है, ठीक है, जितनी क्रॉस कर रही है, जितनी डाइवर्स कर रही है, तो वो टोटल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स को किससे डिनोट करते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बच्चों आप डिनोट करोगे एक तरीके से फाई ई से। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करोगे फाई बी से। ठीक है, अब देखो आगे चले तो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई। डी फाई क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने जो एक तरीके से एरिया ले रखा है वो क्या है, स्मॉल एरिया। तो स्मॉल एरिया को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डीएस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फ्लक्स भी क्या होगा, स्मॉल ही होगा। तो इस टाइप से हमने क्या किया, हमने डी फाई से इसको रिप्रेजेंट कर दिया थ्रू ए स्मॉल एरिया एलिमेंट ds due to an electric field E vector at an angle theta with ds vector। यानी ये लाइन ये बता रही है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर आपने एक ds एरिया एलिमेंट, ठीक है, ds स्मॉल एरिया का एलिमेंट ले रखा है, स्मॉल एरिया एलिमेंट ले रखा है ds, और उस ds का जो एक तरीके से एरिया वेक्टर है, उस ds का जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, उसके बीच में जो एंगल वो कितना है, थीटा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका जो फॉर्मूला आएगा बच्चों, वो क्या आएगा, वो आएगा डी फाई ई। ठीक है, आप यहाँ पे भी बच्चों ई लिख सकते हो। ठीक है, और ये होगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट है तो उस कंडीशन में डी फाई ई बराबर ई डी एस कोस थीटा। तो ये आपका आ गया फॉर्मूला। ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला हो गया। तो इस टाइप से हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है। ठीक है, अगर अब बच्चों आगे बात करें इस फॉर्मूले की, अगर यूनिट की बात करें, फ्लक्स का जो एक तरीके से यूनिट होती है वो क्या होगी, देखो फ्लक्स की यूनिट होगी बच्चों आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट क्या होती है, न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर हमने सब फिजिकल क्वांटिटी यूनिट देखी थी, तो आपको बच्चों याद रखनी है पेपर में। ठीक है, और देखो ds क्या है, सरफेस ही तो है, सरफेस का एरिया है। ठीक है, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर फॉर जो आपके कोस थीटा उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। इस टाइप से आपकी यूनिट आ गई। अगर आप इसकी अदर यूनिट की बात करो, अदर यूनिट की बात करो तो वो होती है बच्चों वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, ये भी हो जाती है। अगर हम इसके डायमेंशन की बात कर, देखो डायमेंशन इसका देखो क्या होगा बच्चों, इसके डायमेंशन की बात करें तो जो फोर्स है उसका डायमेंशन होगा m1 l1 t-2। ठीक है, ये हो गया। और आपका अगर इसकी बात करें तो ये आपका कूलम्ब है, तो टी इनवर्स और ए इनवर्स, और ये आ गया आपका L2। तो इस टाइप से अगर इसको सॉल्व करें तो वो क्या हो जाएगा, m1 l3 टी की पावर -3 और ए की पावर -1। इस टाइप से ये आपका क्या गया, डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। तो इस टाइप से बच्चों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली है। और अगर आपका जो सरफेस है, अगर आपका सरफेस क्या है, अगर आपका सरफेस यूनिफॉर्म, ठीक है, यानी प्लेन सरफेस नहीं है, प्लेन सरफेस नहीं है, और आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तब आपका जो फॉर्मूला आएगा वो इस टाइप से हम चेंज करके दिखा रहे हैं। देखो फिर फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा टोटल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो रहा है उसका फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। अभी ये फॉर्मूला आया कैसे उसकी बात अभी करेंगे। ठीक है, लेकिन हम पहले कुछ और कंडीशन देख रहे हैं। देखो जैसे हमारे पास थीटा आ जाता है तो हम क्या करते हैं, दो वेक्टर है और इसमें क्या थीटा है, तो थीटा आ गया तो उसकी तीन कंडीशन निकालते हैं। ठीक है, उन कंडीशन की हेल्प से हमें और भी वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। आइए देखते हैं इनके स्पेशल केस। बच्चों अगर स्पेशल केस की बात करें तो इसके स्पेशल केस बहुत सारे बन सकते हैं। स्पेशल केस की बात करते हैं, आइए।
तो अगर हम स्पेशल केस की बात करें बच्चों, तो सबसे पहली कंडीशन देखो, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ। देखिए, देखो मैं अगर बात करूँ फर्स्ट स्पेशल केस की, तो देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आपका फ्लक्स है, ठीक है, जो आपका फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। पॉजिटिव कब होती है? जब आपका एंगल क्या हो, 0 डिग्री, ठीक है, जब आपका एंगल 0 डिग्री या इसके इक्वल हो, ठीक है, और 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, ठीक है। अगर आपका जो थीटा एक तरीके से एंगल है वो हो 0 डिग्री से बड़ा या उसके इक्वल, और 90 डिग्री से क्या हो, स्मॉल एंगल हो, इस कंडीशन में आपका जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा पॉजिटिव, ठीक है। और अगर हम बात करें थीटा आपका क्या है, अगर आपका थीटा क्या है, अगर आपने थीटा ले रखा है 0 डिग्री, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों, डायग्राम बनेगा इस टाइप से। देखो, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, और आपने सरफेस ले रखा है इस टाइप से, ठीक है। तो ds वेक्टर और ई वेक्टर दोनों एक डायरेक्शन में, तो एंगल की वैल्यू कितनी है, एंगल 0 डिग्री आ गया। अगर एंगल 0 डिग्री है तो फ्लक्स देखो, फ्लक्स किस टाइप से आएगा, फ्लक्स आएगा आपका ई ds कोस 0, और बच्चों कोस 0 वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स की वैल्यू आ रही है वो आ रही है पॉजिटिव, जो फ्लक्स की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव आ रही है। यानी एक्चुअली में आप क्या कर रहे हो, आप खाली क्या कर रहे हो, आप इस वाले सरफेस को देख रहे हो, सामने वाले सरफेस से, ठीक है। तो इसमें से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, तो इससे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी तो वो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, है ना। इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन हम देख रहे थे, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये सरफेस से निकल रहा है, ठीक है, ठीक है, पास उसको एक तरीके से क्रॉस कर रहा है, बाहर निकल रहा है, तो उस कंडीशन वो फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर हम इसको इस टाइप से देखें, तो इसमें से फ्लक्स एंटर कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करी, एंटर करी, तो वो क्या होगी, नेगेटिव, उसकी कंडीशन हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आपका ये पॉइंट क्लियर हो बच्चों। जो देखो 90 डिग्री पर तो मैक्सिमम होगा, 90 डिग्री मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि ये आपका सरफेस है, इस सरफेस से पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। जैसे मान लो फैन ऑन है, तो अगर आप पंख फैन के मतलब पंखे के सामने एकदम खड़े हो, तो आपको पूरी एयर लगेगी, ऐसी कंडीशन है। जैसे अगर आप थोड़ा सा एंगल क्या करोगे, अपना टेढ़ा करोगे, ठीक है, एंगल आपका क्या होगा, 0 से 90 डिग्री हो जाएगा, तब आपको एकदम बहुत ही कम एयर लगेगी। तो इस टाइप की कंडीशन यहाँ पे है। तो 0 डिग्री की बात करें तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, पूरा फ्लक्स सरफेस से क्या होगा, पास होगा और पॉजिटिव होगा। और हम क्या कर रहे हैं, हम इस वाली सरफेस को देख रहे हैं, तो हमें फ्लक्स बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, ठीक है, बाहर आता हुआ दिख रहा है, तो हम उस फ्लक्स को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो आपकी ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें, तो सेकंड कंडीशन में आपका फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। फ्लक्स की वैल्यू 0 कब होगी, जब 90 डिग्री हो, या आप बोल सकते हो 270 डिग्री हो, ठीक है। तो क्यों होगा 0, क्योंकि आपका एक तरीके से कोस की वैल्यू कितनी आएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ई डी एस कोस 90 वैल्यू 0 हो गई, तो फ्लक्स भी क्या हो गया, 0 हो गया। इसका अगर डायग्राम बनाए बच्चों, तो डायग्राम देखो कैसे बनेगा, ये हो गया आपका ई वेक्टर, और सरफेस आपने ऐसे लेनी, ठीक है, ये आपका क्या है, ds वेक्टर है। तो ds वेक्टर और ई वेक्टर के बीच 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। यानी पहले आपका सरफेस ऐसे था, अब आपका सरफेस कैसे होगा, देखो देखो एंगल 0 डिग्री था, ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री था, ठीक है। अब ई वेक्टर तो इसी डायरेक्शन में, लेकिन आपका ds वेक्टर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो अब आपका सरफेस ऐसा हो गया। जब आपका सरफेस ऐसा हो गया तो इसमें से कोई फ्लक्स पास ही नहीं कर रहा भाई, एक्चुअल में कंडीशन क्या है, कंडीशन सरफेस में से फ्लक्स पास होना चाहिए, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो यहाँ से पास कर जाएगी, इसमें से तो एंटर करेगी नहीं, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर थर्ड कंडीशन की बात करें बच्चों, तो देखिए थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन ये है कि फ्लक्स की जो वैल्यू है, जो फ्लक्स है उसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। कब होगी नेगेटिव, जब आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो, ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, और लेस देन इक्वल हो 180 डिग्री, लेस देन इक्वल हो 180 डिग्री, तो उस कंडीशन में फ्लक्स क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर इसके डायग्राम बनाए हम, तो देखो डायग्राम कैसे बनेगा, आपने जो सरफेस ले रखा वो ले रखा उसका एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ठीक है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बच्चों, ये है। तो इस टाइप से ये कितना एंगल बना, 180 डिग्री,
और अगर हम 180 डिग्री की बात करें, अगर देखो कोस 180 की बात करें, कोस 180 वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कोस 180 वैल्यू होती है -1, तो आपका फ्लक्स क्या आ गया, नेगेटिव आ ही गया। ठीक है, ई डी एस, ई डी एस कोस 180 डिग्री, और 180 डिग्री कितना माइनस होता है, तो आपका यहाँ पे जो फ्लक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो आ रहा है नेगेटिव ई डी एस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप अब सरफेस को ऐसे देख रहे हो। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर बच्चों इस डायरेक्शन में, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसे एंटर करती हुई दिख रही है, एंटर करती दिख रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी हाँ, इसका जो एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे पास कर रहा है। ठीक है, एंटर कर रहा है, एंटर करने वाले फ्लक्स को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। एंटर करने वाले फ्लक्स को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। डीएस आपका इस डायरेक्शन में है, ई वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो वो हो गया 180 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव हो गया। ठीक है, और वैसे भी अगर आप बात करो 90 डिग्री से, देखो ये आपका बच्चों 90 डिग्री है, जैसे आप 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल, ठीक है, ड्रॉ करेगा हमारा जो आपका एक तरीके से एरिया वेक्टर है, तो उस कंडीशन देखो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्यों, क्यों होगी नेगेटिव, क्योंकि ऐसी कंडीशन में तो कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा। लेकिन जैसे आपने इसको देखो ऐसे किया, तो इसमें से फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करने लगी, हमें दिख रही है कि ये इसको मतलब इसके अंदर एंटर कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करी, एंटर कर रही है। एंटर करने वाले को हम क्या बोलेंगे, माइनस लेंगे। तो ये कंडीशन है कि 90 डिग्री से हम और 180 डिग्री के इक्वल या उससे कम वैल्यू पर जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस टाइप से बच्चों ये हमारा, इसकी हमने 3 कंडीशन देख ली है। ठीक है, इसकी हमने बच्चों 3 कंडीशन देख ली है। अगर अब हम बात करें कि इंटीग्रेशन क्या काम करता है, तो वो देखिए। ठीक है, इंटीग्रेशन की बात करें तो एक बार इसको हम इरेज करें। नोट्स में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड है, लेकिन इंटीग्रेशन की हमने स्टेप नहीं बताई है कि भाई इंटीग्रेशन आता कैसे है और इंटीग्रेशन करता क्या है। वो अब आपके एकदम क्लियर हो जाएगा, इंटीग्रेशन पावर। ठीक है, देखो बच्चों इंटीग्रेशन की पावर देखते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म और सरफेस प्लेन है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो आपका ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, और अब देखो, अगर अब हम बात करें कि अगर आपका सरफेस कैसा है, ऐसा है। ठीक है, इसको देखो, अब इसको क्या करते हैं, इस तरह से वापिस इसको फ्री करते हैं। अब देखो सरफेस क्या होगा, कोई भी ऐसा इसका एक तरीके से प्लेन सरफेस नहीं है। ठीक है, कोई भी इसका प्लेन सरफेस नहीं है, तो उस कंडीशन में अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा। दूसरा, इसका कोई भी जो पार्ट है वो क्या है, प्लेन सरफेस नहीं है। तब देखो हम इंटीग्रेशन की हेल्प कैसे लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक टाइप से ऐसा सरफेस मान रहे हैं, इस टाइप से। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा सरफेस है, तो इस सरफेस को हम इतने पार्ट में डिवाइड करेंगे, इतने पार्ट में डिवाइड करेंगे कि एक मतलब एक जो आपका एरिया बनेगा वो ऑलमोस्ट क्या होगा, प्लेन होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या होगा, प्लेन होगा इस टाइप से। तो अगर हम छोटे छोटे इसके पार्ट में एलिमेंट बनाए, तो क्या होगा, हम इस टाइप से इसको मतलब इसके एलिमेंट बना रहे हैं, हम बोलेंगे कि एक एलिमेंट ऐसा, मतलब हर एलिमेंट बात करें, हर एरिया एलिमेंट है ना, ऐसा बन जाएगा कि वो क्या हो, प्लेन हो। और प्लेन होगा तो हम ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि उस उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। और इसी टाइप से पूरे पूरे एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो अगर हम एक मान लो कि हम इसके एन एलिमेंट कर दिए, ठीक है, एन एक तरीके से एलिमेंट कर दिया सरफेस के, और हर एलिमेंट की बात करें तो उसमें से हम ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, हर एलिमेंट इतना छोटा है, हर हर एलिमेंट इतना छोटा है कि वो एक तो प्लेन हो, एक तो प्लेन हो। ठीक है, प्लेन होगा, प्लस दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि उसमें से जो है एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें वो क्या हो, यूनिफॉर्म। ठीक है, तो हम एक पर्टिकुलर, देखो अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करें, तो इस एलिमेंट का एक तरीके से एरिया है डेल एस आई, और इसका इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है वो है एक तरीके से ई आई। तो इस एलिमेंट का टोटल जो फ्लक्स होगा एक तरीके से डेल फाई ई, वो होगा ई वेक्टर। ठीक है, ई वेक्टर यानी ई आई वेक्टर बोल दो, डॉट डेल्टा एस आई वेक्टर। ठीक है, ये कंडीशन। अब हम क्या बोल रहे हैं, हमारी कंडीशन को फिक्स है बच्चों, हम ये बोल रहे हैं कि हमने इतने इसके पीसेस कर दिए, यानी इतने छोटे छोटे इसके हिस्से कर दिए कि जो हर हर आपका जो एक तरीके से सरफेस है वो क्या है,
प्लेन हो चुका है, हर सरफेस क्या होगा, प्लेन हो चुका है। जैसे आपकी जाली होती है ना, जो लो वाली जाली होती है, उसमें आप देखोगे ना तो आपको दूर से तो लगेगा ये टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन जब पास से आके देखोगे तो उसकी जाली का जो हर एक तरीके से एक तरीके सरफेस होता है वो क्या होगा, प्लेन होगा। और हम वहां पे ये मान सकते हैं कि उस जाली में से जितनी एयर पास हो रही है वो हर सरफेस से क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। सेम कंडीशन बच्चों यहाँ पे है कि इतना छोटा इसको पार्ट ने डिवाइड कर दिया कि हर आपका जो एरिया एलिमेंट है वो प्लेन हो बन चुका है। और हर एलिमेंट में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, जितना एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो रहा है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो अगर हम बोले कि अब टोटल, अगर हम टोटल की बात करें, टोटल में से कितना फ्लक्स पास होगा, तो वो उसका हम क्या करेंगे, समेशन का यूज करेंगे। ठीक है, समेशन का यूज करेंगे, टोटल फ्लक्स पास हो रहा है उसमें समेशन का यूज करेंगे। ठीक है, और अगर हम अब बोले कि आपका जो डेल एस है, यानी जो आपने एलिमेंट लिया वो बहुत छोटा है, टेस्ट टू जीरो है, तब उस कंडीशन में अब यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन करें तो ये टोटल फ्लक्स को शो करता है पूरे सरफेस में से, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, इंटीग्रेशन लग जाएगा ई डॉट डी एस। ठीक है, देखो जब वैल्यू बहुत छोटी होती है तो डेल्टा की जगह हम क्या वैल्यू यूज कर सकते हैं, डी यूज कर सकते हैं। डी आते ही हमने क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया। देखो आपका समेशन क्या करता है, समेशन थोड़ी लार्ज वैल्यू को काउंट करता है। भाई दोनों का काम है ऐड करना। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इन सभी में से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उनको हर हर एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है उसको ऐड करके बता रहा है। लेकिन अगर आपने एरिया बहुत छोटा ले लिया, टेस्ट टू जीरो ले लिया, यानी बहुत छोटा एरिया ले लिया, तब इसकी कैपेसिटी आ गई, यानी इसकी लिमिट आ गई, सॉरी लिमिट आ गई, तब इसका काम अभी आगे काम नहीं कर पाएगा। तब यहाँ पे काम कौन करेगा, इंटीग्रेशन काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एस लगाया, मतलब आप सरफेस का इंटीग्रेशन कर रहे हो। और अगर आपका बच्चों क्लोज सरफेस है, ठीक है, जरूरी नहीं ऐसा ही होगा, क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है तो उसके लिए अगर इंटीग्रेशन अप्लाई करो तो वो क्या होगा, क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन। तो इस टाइप से हमने डिस्कस किया है। हमने स्टार्टिंग की थी डी फाइव ई से ई डॉट डी एस, और कहाँ तक पहुंचे बच्चों, हम पहुंचे हैं यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक फिनिश हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें पूरा फिजिक्स का फील आया होगा, मतलब एक्चुअल में पता चला जो टॉपिक तो बच्चों आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आप टॉपिक तो कहीं से पढ़ सकते हो, लेकिन एक्चुअल में पता हमें चल जाए ना कि ये इसकी लिमिट कहाँ तक है और आगे अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, आगे हमें दूसरा फॉर्मूला क्यों यूज करना पड़ा है, उसके लिए हमने ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है जितनी हमारे पास थी। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।